हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस महामैराथन क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए सीटेट दिसंबर 2024 के लिए CDP का आपको कंप्लीट मैराथन क्लासेस लेकर के आया हूं, जिसमें आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका 30 नंबर जो है वो बाल विकास का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपके पक्के हो जाएंगे। तो इस तरीके से आज के जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम CDP का पैडागोजी का अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ कंटेंट क्वेश्चन से भी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। कंटेंट और पैडागोजी दोनों से हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आज के जो सेशन है आपके सीटेट 14 दिसंबर को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसका एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया गया है, एग्ज़ाम सिटी अलॉट कर दिया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए आपका महामैराथन क्लास जो है वो आपका मैराथन क्लास चालू हो गया है इस चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आज के सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको बाल विकास का पैडागोजी सेक्शन से और CDP के कंटेंट सेक्शन से आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। इस तरीके से आज के जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मैराथन क्लास को। तो आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यदि आप अभी तक इसमें पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं सीटेट के लिए, तो यदि आप इस मैराथन क्लास बस को देख लेते हैं तो आपको CDP से बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। आपको 30 में 30 आप इसमें ला सकते हैं। तो चलिए हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ये विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन यह सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। तो ऑप्शन पहला में दिया है, प्रत्येक बच्चे के लिए सभी क्षेत्रों शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक में विकास समान दर से होता है। दूसरा, विकास एक अनुक्रम का अनुसरण करता है, लेकिन बच्चों में गति और डिग्री में भिन्न हो सकता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, सभी बच्चे अपने पर्यावरण या आनुवंशिकी के बावजूद एक लंबे समय में विकासात्मक विशेष उपलब्धि माइलस्टोन हासिल करते हैं। चौथा ऑप्शन दिया है, विकास केवल जैविक कारकों के माध्यम से होता है, परिवार और संस्कृति जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो सकता है। तो साथ ही साथ हम इसमें मैं आपको सॉल्व कराते जाता हूँ क्वेश्चन, और आप इन 30 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन जो है वो सही हो रहा है उसको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इससे आप अपना लेवल चेक कर पाएंगे कि आपका कितना तैयारी हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास एक अनुक्रम का अनुसरण करता है, लेकिन बच्चों में गति और विकास में भिन्न हो सकता है ना, भिन्नता हो सकता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्वास्थ्य सेवा और मनोरंजन सुविधाओं तक पहुंच के साथ संसाधन समृद्ध वातावरण में पला बढ़ा बच्चा अकादमिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। विकास के अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण के अनुसार इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो ऑप्शन पहला दिया है, शैक्षणिक सफलता के लिए बच्चे की आनुवंशिक क्षमता सीमित है, जिसे पर्यावरण सुधार नहीं सकता। दूसरा, पर्यावरणीय संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण बच्चे में अभिप्रेरणा की कमी है। तीसरा, बच्चे की आनुवंशिक क्षमताओं और प्रदान किए गए अधिगम के माहौल के बीच बेमेल है। या ऑप्शन चौथा, शैक्षणिक सफलता निर्धारित करने में पर्यावरणीय कारक आनुवंशिकता से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि बच्चे की आनुवंशिक क्षमताओं और प्रदान किए गए अधिगम के माहौल के बीच वो बेमेल है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका देखती है कि उसकी कक्षा में एक बच्चा पहले क्रेयॉन से बड़े बड़े रेखाचित्र बनाना सीखता है और बाद में वृत्त और वर्ग जैसी सटीक आकृति बनाना सीखता है। यह अवलोकन विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। ये ऑप्शन पहला दिया है, विकास एक सिरोत्पदोन्मुखी पैटर्न का अनुसरण करता है। और ऑप्शन दूसरा है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तीसरा, विकास पर्यावरण की तुलना में
आनुवंशिकता से अधिक प्रभावित होता है, या चौथा विकास एक असतत प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जनरल टू स्पेसिफिक की ओर ये बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अभिकथन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए दिया है, समाजीकरण एक बच्चे के व्यक्तित्व और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सही है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट कारण है इसका, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज के लिए उपयुक्त मूल्य, विश्वास और व्यवहार को प्राप्त करता है। तो ये भी कथन सही है। इस तरीके से हमारा जो पहला नंबर है ऑप्शन ये सही हो जाएगा ये, क्योंकि बाकी ऑप्शंस को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ए और आर दोनों सही हैं और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आत्मसातीकरण की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है ये? तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है यहाँ पास, एक बच्चा जो सीखता है कि कुत्ते भौंकते हैं और नए कुत्ते को देखकर इस ज्ञान को लागू करता है। ऑप्शन दूसरा, एक बच्चा वाहनों के बारे में अपनी समझ को संशोधित करता है, जिसमें साइकिल शामिल है, जबकि शुरू में उसे लगता था कि वाहनों में केवल कार और बस ही शामिल है। ऑप्शन तीसरा, एक बच्चा भौतिकी प्रयोगों में धकेलने और खींचने के बीच अंतर को समझने के लिए संघर्ष करता है। ऑप्शन चौथा दिया है, एक बच्चा पहली बार किसी अपरिचित वस्तु का सामना करने पर एक पूरी तरह से नई मानसिक योजना बनाता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बच्चा जो सीखता है कि कुत्ते भौंकते हैं और नए कुत्ते को देखकर इस ज्ञान को लागू करता है ना। जिस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये इसका स्टेप है, तो आप यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं, जिन पे आ जाएगा एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम, या फिर एक लास्ट में आएगा एकोमोडेशन। तो इस स्टेप को भी एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका कौन कौन सा ही स्टेप है, किसके बाद क्या होता है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा पद्धति वाइगोत्स्की के अधिगम के सिद्धांत को सबसे बेहतर तरीके से प्रदर्शित करती है? ऑप्शन पहला दिया है, बच्चों को स्वतंत्र रूप से काम करने और परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से ज्ञान खोज करने की अनुमति देता है, राइट आंसर है। फिर ऑप्शन नंबर दूसरा दिया, एक शिक्षक जटिल समस्याओं को प्रबंधनीय भागों में तोड़कर और छात्रों की दक्षता प्राप्त करने के साथ साथ धीरे धीरे मदद कम करने और पाठ प्रदान करता है ये। ऑप्शन तीसरा दिया हुआ है, अनुदेशन के लिए केवल पाठ्यपुस्तकों और व्याख्यानों पर केंद्रित रहना या फिर निर्भर रहना, तो ये तो गलत हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, छात्रों में अपेक्षा करना कि वयस्कों या साथियों के मार्गदर्शन के बिना कठिन कार्य में महारत हासिल करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा ये, क्योंकि एक शिक्षक जो है जटिल समस्याओं को प्रबंधनीय भागों में तोड़कर छात्रों की दक्षता प्राप्त करने के साथ साथ धीरे धीरे मदद कम करने, है ना, उसको पाठ प्रदान करता है, यानी कि उसको स्कैफोल्डिंग प्रदान करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आज के जो सेशन है आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे आपका जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बोले तो 30 में 30 आपका इसमें फंस सकता है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो आज ये सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट का मैराथन क्लासेस जो है वो आपको अपलोड किया गया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में पास होने में हेल्प हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया को सबसे अच्छी तरह से समझता है?
ऑप्शन पहला दिया है, आनुवंशिकता बच्चे की क्षमताओं और प्रतिभाओं को पूरी तरह से निर्धारित करती है, जबकि पर्यावरणीय कारक कोई प्रभाव नहीं होता है इस पर, तो ये तो गलत हो गया ही। नेक्स्ट है, पर्यावरण की पूरी तरह से बच्चे के विकास को आकार देती है, चाहे उनकी आनुवंशिक प्रवृत्ति कुछ भी हो। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता क्षमता निर्धारित करती है, लेकिन पर्यावरण यह निर्धारित करता है कि क्षमता को कैसे साकार किया जाए। लास्ट ऑप्शन दिया है चौथा, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों असंबंधित कारक है जो कि स्वतंत्र रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा हो सकता है, तो इसका पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो पॉजिटिव का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आनुवंशिकता जो होती है क्षमता निर्धारित करती है, लेकिन पर्यावरण जो है यह निर्धारित करता है कि उस क्षमता को कैसे साकार किया जाए, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। हमारे विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों कारक जो होते हैं वो इसका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि दोनों कारक जो होते हैं हमारे विकास के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित क्षमता वाली कक्षा के लिए शिक्षण रणनीतियों को बनाते समय विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सबसे अधिक लागू होगा। ऑप्शन पहला दिया है, विकास पूरी तरह से जैविक परिपक्वता से प्रभावित होता है, लेकिन इसलिए शिक्षण रणनीतियों में एकरूपता होनी चाहिए। ऑप्शन दूसरा दिया है, विकास पूर्वानुमान योग्य है, लेकिन शिक्षण विद्यार्थियों को केवल निश्चित विशेष उपलब्धि माइलस्टोन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन तीसरा दिया है, विकास बहुआयामी है और शैक्षणिक रणनीतियों को संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को संबोधित करना चाहिए। ऑप्शन चौथा इसमें दिया हुआ है कि किशोरावस्था के बाद विकास रुक जाता है, इसलिए शिक्षण रणनीतियों को केवल बचपन के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विकास कहाँ होती है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है और शिक्षण रणनीतियों को संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को संबोधित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस तरीके से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं एजर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन। तो अभिकथन यहाँ दिया हुआ है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण से जुड़ी समस्याओं को हल कर सकता है। कारण आर दिया है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता अमूर्त सोच और काल्पनिक तर्क के विकास से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, आर गलत है लेकिन ए सही है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता अमूर्त सोच और काल्पनिक तर्क के विकास से होती है। तो ये गलत है, क्योंकि मूर्त अवस्था में अलग विकास होता है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अलग होता है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये गलत हो जाएगा। तो ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण जैसे भाषा, प्रतीक और प्रौद्योगिकी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन पहला दिया है, सांस्कृतिक उपकरणों को संज्ञानात्मक विकास पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वे केवल बाहरी कारक और जो बच्चे की सोच को आकार नहीं देते हैं। दूसरा दिया है, सांस्कृतिक उपकरण सहायक के रूप में कार्य करते हैं, जो बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें अधिक जटिल समस्याओं को हल करने और उच्च क्रम की सोच में संलग्न होने की अनुमति मिलती है। ऑप्शन तीसरा दिया है, सांस्कृतिक उपकरण बच्चों का ध्यान समस्या समाधान में संलग्न होने के बजाय तथ्यों को याद करने पर केंद्रित करके संज्ञानात्मक विकास को सीमित करता है। चौथा ऑप्शन दिया है, सांस्कृतिक उपकरण केवल तभी उपयोगी होते हैं जब बच्चा जो होता है वो औपचारिक संक्रियात्मक चरण में पहुंच जाता है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के
पहले चरण के लिए अप्रासंगिक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका ये राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभिकथन और एजर्सन वाला, एजर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, चूँकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके के आते हैं। तो अभिकथन ए दिया है, सामाजिक संरचना के रूप में लिंग की अवधारणा का अर्थ है कि लिंग भूमिकाएं समय के साथ बदल सकती है और विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न हो सकती है। तो सही है। कारण आर दिया है, लिंग भूमिकाएं सार्वभौमिक रूप से तय होती हैं और समाजों के बीच भूमिकाओं में कोई भी अंतर जैविक कारकों का परिणाम है। तो ऑप्शन ए दिया है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में सहायक प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है? ऑप्शन पहला दिया है, यह केवल गंभीर विकलांगता वाले छात्रों के लिए आवश्यक है और इसका उपयोग सामान्य कक्षाओं में नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा दिया है, यह ऐसे उपकरण प्रदान करता है जो विकलांग छात्रों को पाठ्यक्रम तक पहुंचने और कक्षा की गतिविधियों में अधिक पूरी तरह संलग्न होने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन दिया है, यह शिक्षकों को सीधे निर्देश देने की आवश्यकता को समाप्त करता है क्योंकि छात्र पूरी तरह से प्रौद्योगिकी पर निर्भर हो सकते हैं। चौथा ऑप्शन दिया है, इसका उपयोग मुख्य रूप से छात्रों को सामग्री या निर्देश को संशोधित करने के बजाय कार्यभार के लिए अतिरिक्त समय देने के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो सकता है? तो समावेशी कक्षा में सहायक प्रौद्योगिकी का क्या महत्व होता है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह एक ऐसे उपकरण प्रदान करता है जो विकलांग छात्रों को पाठ्यक्रम तक पहुंचने और कक्षा की गतिविधियों को पूरा करने में संलग्न होने में मदद करता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। समावेशी शिक्षा जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस चरण को व्यक्तियों द्वारा सामाजिक कानूनों के बजाय न्याय, अधिकार और समानता जैसे अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर नैतिक निर्णय लेने के रूप में वर्णित किया गया है? तो ऑप्शन पहला दिया है, चरण 1 आज्ञाकारिता और दंड। चरण 3 अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। चरण 5 दिया है सामाजिक अनुबंधन व्यक्तिगत। नेक्स्ट ऑप्शन है चरण 5 में दिया है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। चरण चौथा में यहाँ पर यानी कि चरण 6वां में दिया है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, चरण 6 में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शैक्षिक दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका ज्ञान के एकमात्र स्रोत से बदलकर एक ऐसे सुविधाकर्ता की हो जाती है जो छात्रों को उनके अधिगम में मार्गदर्शन करता है। यह दृष्टिकोण छात्रों को सक्रिय भागीदारी, रुचि और अधिगम के गति के महत्व पर जोर देता है। यह बच्चों को उनके अधिगम की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है और व्यावहारिक गतिविधियों और अन्वेषण के माध्यम से रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा जो है वो कक्षा व्यवस्था में बाल केंद्रित शिक्षा के मुख्य लक्ष्य का सबसे अच्छा ये वर्णन करता है? तो ऑप्शन पहला दिया है, यह सुनिश्चित करना कि सभी कक्षा जानकारी को यानी कि यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्र जानकारी को जल्दी और बिना किसी त्रुटि के याद रखें। ऑप्शन दूसरा दिया है, मुख्य रूप से शिक्षकों के नेतृत्व वाले व्याख्यानों पर ध्यान केंद्रित करके छात्रों की समालोचनात्मक सोच कौशल को विकसित करना। तीसरा ऑप्शन दिया है, बच्चों को उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं और रुचियों में मेल खाने वाली जो गतिविधियों में शामिल करके सक्रिय रूप से अधिगम के लिए सशक्त बनाना। ऑप्शन चौथा यहाँ पर दिया हुआ है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानकीकृत आकलन पर ध्यान केंद्रित करना कि सभी बच्चे शैक्षणिक मानदंडों को पूरा करें। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा।
नेक्स्ट है अभिकथन ए। डिसलेक्सिया जैसी अधिगम की अक्षमता वाले बच्चे अक्सर पढ़ने लिखने और वर्तनी में चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य और औसत से ऊपर हो सकती है। प्रारंभिक निदान और हस्तक्षेप उनके अधिगम के परिणामों में काफ़ी सुधार कर सकते हैं। कारण आर दिया है इसका। अधिगम की अक्षमता वाले बच्चों को संशोधित शिक्षण विधियों, कार्य के अतिरिक्त समय और पढ़ने लिखने में अधिगम में कठिनाइयों को दूर करने के लिए दृश्य सहायता के उपयोग जैसे विशेष समायोजन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए दिया है, अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अभिकथन ए दिया है, यानी कि दूसरा ऑप्शन अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है अभिकथन तीसरा दिया है, अभिकथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण आर जो है वो सही है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा, तो 15 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिब्रल पाल्सी सीपी से पीड़ित बच्चों को शारीरिक अक्षमता का अनुभव होता है जो मोटर समन्वयक और गति नियंत्रण को प्रभावित करता है। गंभीरता के आधार पर सीपी से पीड़ित बच्चे को चलने, लिखने या हाथ की हरकतों को नियंत्रित करने जैसे कार्य को करने में संघर्ष करना पड़ता है। कक्षा के माहौल को ऐसे बच्चों के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके पास आवश्यक सहायक उपकरण और शारीरिक सुविधाएं उपलब्ध हो। समावेशी कक्षा में सेरिब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों के साथ काम करते समय शिक्षक के लिए सबसे प्रभावी तरीका जो है वो इनमें से कौन सा हो सकता है, इसको फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है, सहायक तकनीक और उपकरणों का उपयोग करने से बचें क्योंकि बच्चे को अलग महसूस होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये हो जाएगा, क्योंकि सहपाठियों के साथ समावेश और बातचीत को प्रोत्साहित करते हुए बच्चे की शारीरिक सीमाओं को समायोजित करने के लिए कक्षा के फर्नीचर और गतिविधियों को संशोधित करना चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ये जो तीसरा है इसका 16 का ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा अधिगम की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह एक छात्र द्वारा अधिगम की गतिविधि को लगाए जाने वाले प्रयास और दृढ़ता को प्रभावित करती है। आत्मनिर्णय सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा आंतरिक और बाह्य हो सकती है। आंतरिक अभिप्रेरणा से तात्पर्य किसी गतिविधि में अपने हित के लिए संलग्न होने की इच्छा से है, जबकि बाह्य प्रेरणा बाहरी पुरस्कारों और दबावों से प्रेरित होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने वाले शिक्षक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां छात्र स्वायत्त, सक्षम और दूसरों से संबंधित महसूस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति जो है वो छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाने की अधिक संभावना है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है इस तरीके से है, हर छोटे से छोटे कार्य को पूरा करने के लिए पुरस्कार देना जिससे उपलब्धि के लिए बाहरी मान्यता को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट ऑप्शन है दूसरा, चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना जो प्राप्त करने योग्य हो, जिससे छात्रों को सक्षमता और उपलब्धि की भावना का अनुभव हो सके। ऑप्शन तीसरा, छात्रों की रुचियों एवं प्राथमिकताओं पर विचार किए बिना सभी कक्षा गतिविधि का पर निरंतर शिक्षक निर्देशित नियंत्रण प्रदान करना। या फिर ऑप्शन नंबर चौथा दिए हैं, छात्रों को सामग्री के साथ सार्थक तरीके से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय रटने और परीक्षा के लिए तैयार पर ध्यान केंद्रित करना है ना, परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों को चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना जो प्राप्त करने योग्य हो, जिससे छात्रों को सक्षमता और उपलब्धि की भावना का अनुभव हो सके। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE मूल्यांकन का एक दृष्टिकोण है जो केवल अकादमिक प्रदर्शन पर बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें उनके शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास शामिल हो। CCE का उद्देश्य संरचनात्मक आकलन, चल रहे और संरचनात्मक आकलन, अवधि के अंत जैसे आकलन के कई रूपों का उपयोग करके छात्रों की क्षमताओं और प्रगति के समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना
यह छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट और कक्षा चर्चा जैसे विविध उपकरण के उपयोग को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति CCE के सिद्धांतों के साथ सबसे अधिक निकटता के साथ ये मेल खाता है, तो इसको आपको फाइंड करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा ये, कि पूरे वर्ष छात्र की प्रगति को ट्रैक करने के लिए नियमित क्विज, सहकर्मी मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन और शिक्षक अवलोकन का उपयोग करना, विभिन्न क्षेत्रों में अधिगम और सुधार को प्रोत्साहित करना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। CCE का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, CCE का ये फुल फॉर्म है। तो इस तरीके से इसका 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। व्यक्तिगत अंतर की अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि हर बच्चे के विकास और अधिगम का एक अनूठा पैटर्न होता है। शिक्षकों को इन अंतरों को पहचानना चाहिए और छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाली स्थान प्रदान करना चाहिए। दंड, मानकीकृत कार्यभार, विभेदित अनुदेशन या फिर एक समान शिक्षण विधियाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, तो व्यक्तिगत अंतर की अवधारणा पर कौन सी जोर देती है, कौन से ऑप्शन जो है, इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो डिफरेंटिएटेड इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी कि विभेदित अनुदेशन जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ये इसका आंसर जो है आपको समझ के आप इसको दे सकते हैं। तो भावनाएं अधिगम में शामिल संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। जब बच्चे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं तो उनकी संरचनात्मक क्षमताएं जैसे कि स्मृति, ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा चिंतित होता है तो उसे ध्यान केंद्रित करने और जानकारी याद करने में कठिनाई हो सकती है, जबकि उत्साह और जिज्ञासा की भावनाएं जुड़ाव और अधिगम के परिणामों को बढ़ा सकती है। भावना और संतान के बीच परस्पर क्रिया को समझने से शिक्षक को अधिक प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाने में मदद मिल सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं जो है वो छात्रों को भावनात्मक स्थिति को प्रबंधित करने में शिक्षक की मदद करने की सबसे अधिक संभावना है, ताकि उनकी संज्ञानात्मक प्रदर्शन को अनुकूलित किया जा सके। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है, इसमें से आपको आंसर जो है फाइंड करना है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है इस तरीके से दिया हुआ है कि छात्रों की भावनात्मक ज़रूरतों को अनदेखा करना और केवल सामग्री वितरण पर ध्यान देना। ऑप्शन दूसरा दिया है, छात्रों को उनकी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए दिमाग का प्रयोग, माइंडफुलनेस, विश्राम तकनीक और भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने जैसी स्थित विधियों का उपयोग करना, जिससे उनका संज्ञानात्मक प्रदर्शन बेहतर हो। ऑप्शन तीसरा दिया है, छात्रों को व्यस्त रखने और उनकी नकारात्मक भावनाओं से विचलित करने के लिए अतिरिक्त काम और कार्य देना। ऑप्शन चौथा दिया है, कक्षा में तीव्र भावनाओं को व्यक्त करने के लिए छात्रों को दंडित करना, क्योंकि इससे विघटनकारी माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा कि छात्रों को उनकी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए दिमाग का प्रयोग, माइंडफुलनेस, विश्राम तकनीक और भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक सुरक्षित स्थान जो है वो प्रदान करने जैसी विधियों का उपयोग करना है ना, जिससे उनका संज्ञानात्मक विकास जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ASD। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चे कई तरह के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जिसमें संचार, सामाजिक संपर्क और व्यवहार के दोहराव वाले पैटर्न में कठिनाई शामिल हो सकती है। इन बच्चों में बौद्धिक कामकाज के विभिन्न स्तर भी हो सकते हैं, जो अत्यधिक प्रतिभाशाली से लेकर बौद्धिक अक्षमता तक हो सकते हैं। संरचित सहायक वातावरण प्रदान करने और बच्चों की अनूठी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिगम के अनुभव को तैयार करने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मुख्य धारा की कक्षा में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो रणनीति है वो
प्रभावी होगी, यानी कि कौन सी रणनीति जो है इनमें से सबसे बेस्ट होगी, इसको आपको फाइंड करना है। इसका जो इस तरीके से यहाँ पास ऑप्शन दिया हुआ है, आप ऑप्शन को यहाँ देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, क्योंकि दृश्य अनुसूचियों का उपयोग करना, स्पष्ट और सुसंगत निर्देश प्रदान करना और संवेदी अधिभार को प्रतिबंधित के लिए रोक देना है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसी तरीके के आजकल जो सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है इसमें लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसी के अनुसार क्या करना है, अपना प्रिपरेशन जो है वो करना है, ताकि जिस तरीके का भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से इसमें बना लेना है। तो इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली MCQ क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम होने तक इसमें कंटिन्यू वीडियो जो है वो अपलोड किया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में इस बात पर जोर दिया गया कि व्यक्तियों में अलग अलग तरह की बुद्धि होती है, जैसे भाषाई, तार्किक, गणितीय, संगीतमय और अंतर्वैयक्तिक। एक शिक्षक जो इस सिद्धांत को कक्षा में लागू करता है वह है, तो ऑप्शन ए दिया है सभी छात्रों के लिए एक ही शिक्षण पद्धति का उपयोग करना। ऑप्शन दूसरा, अलग अलग बुद्धिमत्ता को संबोधित करने के लिए कहानी सुनना, प्रयोग, समूह चर्चा और संगीत आधारित शिक्षण जैसी अधिक विविध गतिविधियों को शामिल करें। ऑप्शन तीसरा दिया है केवल भाषाई और तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि वे परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर चौथा दिया है छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों से बचें और व्याख्याओं पर भरोसा रखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग बुद्धिमत्ता को संबोधित करने के लिए कहानी सुनाना, प्रयोग करना, चर्चा, समूह चर्चा करना, संगीत आधारित शिक्षण जैसी विविध गतिविधि को शामिल करना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं शिक्षण और अधिगम के लिए रचनावादी दृष्टिकोण के साथ संरेखित है। ऑप्शन पहला दिया है तथ्यों और परिभाषाओं को रटकर याद करना। दूसरा, नए ज्ञान के निर्माण के लिए समूह चर्चा को शामिल करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन तीसरा दिया है शिक्षार्थियों को सही उत्तर प्रदान करना और उनसे याद करने की अपेक्षा करना। या फिर ऑप्शन चौथा दिया है तो व्यक्तिगत अंतरों पर विचार किए बिना सभी छात्रों के लिए निश्चित कार्यभार का उपयोग करना। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, इसको आपको फाइंड कर लेना है, जो कि रचनावादी दृष्टिकोण के साथ ही संरेखित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, ये राइट आंसर। नए ज्ञान के निर्माण के लिए समूह चर्चा में शामिल होने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास दिया हुआ है, वार्षिक परीक्षा के दौरान एक शिक्षक वर्ष के दौरान पढ़ाए गए सभी विषयों के बारे में छात्रों की समग्र समझ का मूल्यांकन करने के लिए तैयारी किए गए एक व्यापक प्रश्न पत्र बनाता है। फिर अंकों का उपयोग छात्रों को रैंक करने और माता पिता को उनकी शैक्षणिक उपलब्धि की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। यह किस प्रकार के मूल्यांकन का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पास इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, अधिगम का मूल्यांकन। क्योंकि अधिगम हो चुका है, तो अधिगम होने के बाद यदि मूल्यांकन किया जाता है तो वो असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाता है, यानी कि अधिगम का मूल्यांकन। क्योंकि ध्यान छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन और रिपोर्टिंग पर होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अलग अलग क्षमताओं वाले छात्र होते हैं, जिसमें सुनने की अक्षम बच्चा भी शामिल होता है। शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि दृश्य सहायता का उपयोग करके सांकेतिक भाषा दुभाषिया प्रदान करके और सहकर्मी सहयोग को बढ़ावा देकर सभी छात्रों को सीखने तक एक समान पहुंच मिले। इस परिदृश्य में समावेशी शिक्षा के किस सिद्धांत का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पास दिया हुआ है
अधिगम के परिणामों को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी संबंधी माहौल प्रदान करना। दूसरा, केवल विकलांग छात्रों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा, उनकी विविध ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। या फिर ऑप्शन नंबर चौथा, बेहतर सहायता के लिए विकलांग छात्रों को विशेष कक्षाओं में अलग करना। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अलग अलग क्षमताओं वाले छात्र होते हैं, जिसमें सुनने में अक्षम बच्चा भी शामिल होता है। शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि दृश्य सहायता का उपयोग करके, सांकेतिक भाषा दुभाषा प्रदान करके, सहकर्मी सहयोग को बढ़ावा देकर सभी छात्रों को सीखने तक समान पहुंच मिले। इस परिदृश्य में समावेशी शिक्षा जो है किस सिद्धांत का प्रदर्शन कर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनकी विविध ज़रूरतों को संबोधित करके सभी शिक्षार्थियों के लिए समान अवसर को सुनिश्चित करना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि देती है। इसका जो करेक्ट यहाँ पास इस तरीके से गतिविधि जो है वो दिया हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, समस्याओं का विश्लेषण करने, विकल्पों का मूल्यांकन करने और निर्णयों को सही ठहराने की क्षमता। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर दो विपरीत राय प्रस्तुत करता है। छात्रों से इस तरीके से प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तर्कों का विश्लेषण करके और एक स्वतंत्र निष्कर्ष बनाकर तर्क शैली विकसित करने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक एक गतिविधि तैयार करता है जिसमें छात्र समूहों में काम करके जल चक्र को प्रदर्शित करने वाला एक मॉडल बनाते हैं। गतिविधि के बाद छात्रों को रचनात्मक सटीकता और प्रस्तुति जैसे मानदंडों के आधार पर अपने साथियों के मॉडल का मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है कि वे इस बात पर भी विचार करते हैं कि उन्होंने गतिविधि के दौरान क्या सीखा। यह किस प्रकार का मूल्यांकन को दर्शाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, क्योंकि छात्र सक्रिय रूप से सहकर्मी मूल्यांकन और आत्म प्रतिबिंब में संलग्न होते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने CDP का 30 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो कि आपके CTET के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अभी 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला था। ये आज के जो सेशन है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर किसी एक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, दोनों के लिए आज के जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे इसी तरीके का नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आगे की इस वीडियो में हम CDP का पैडागॉजी सेक्शन से क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ये, क्योंकि आज की जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैडागॉजी क्वेश्चन और कंटेंट क्वेश्चन। आज इसके अगले पार्ट में हमने CDP का यहाँ पास मैराथन क्लास में 30 MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब आगे हम इसमें पैडागॉजी सेक्शन से क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, जिसका हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक छात्रों को अपनी गलतियों पर विचार करने और उनसे सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह निम्न के साथ संरेखित होता है: भावात्मक अनुभव, सक्रिय अनुबंधन, संरचनात्मक आकलन अभ्यास या फिर पाठ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एक्सपीरियंटल लर्निंग या फिर अनुभवात्मक अधिगम जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को हाल ही में कक्षा में पढ़ी गई कहानी के लिए वैकल्पिक अंत लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह उनसे अपने विचार साझा करने और यह बताने के लिए कहती है कि उन्होंने अपना
विशेष अंत क्या चुना? रचनात्मकता को बढ़ावा देने में इस गतिविधि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पर, मूल कहानी की तथ्य याद रखने पर ध्यान केंद्रित करना, तो याद रखना कहा गया है इसमें, तो नेगेटिव हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है समालोचनात्मक सोच और कल्पनाशील कहानी कहने के कौशल को विकसित करना। तीसरा ऑप्शन है सख्त नियमों के माध्यम से व्याकरण और विराम चिन्ह सिखाना। चौथा, इस बात पर जोर देना कि कहानी को समाप्त करने का केवल एक ही सही तरीका है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में संज्ञानात्मकता को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे कम प्रभावी है? जो ऑप्शन सबसे कम प्रभावी होगा उसको आपको यहाँ फाइंड करना है। ऑप्शन पहला दिया है बच्चों को खुलेआम सवालों और चुनौतियों का पता लगाने की अनुमति देना, तो ये तो पॉजिटिव हो गया जो कि उसको ज़्यादा चुनौती देती है। दूसरा है एक कठोर ढांचा प्रदान करना और छात्रों से इसका ठीक से पालन करने की अपेक्षा करना। तीसरा ऑप्शन दिया है विविध समाधानों के लिए विचार मंथन सत्रों को प्रोत्साहित करना। चौथा, मुक्त अभिव्यक्ति के लिए सामग्री और अवसर प्रदान करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक कठोर ढांचा प्रदान करना और छात्रों से इसकी पालन करने की अपेक्षा करना, तो इससे सबसे कम प्रभावी होगा ये, तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने छात्रों से यह कल्पना करने के लिए कहती है कि वे आर्किटेक्ट हैं और पक्षियों के लिए वह घर डिजाइन कर रहे हैं। वह उन्होंने कागज, टहनियों और मिट्टी जैसी सामग्री प्रदान करती है और उन्हें अनोखे बर्ड हाउस मॉडल बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस गतिविधि बच्चों में रचनात्मकता को कैसे बढ़ावा देती है? तो पहला ऑप्शन है वास्तुशिल्प डिजाइनों को रटने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये तो नेगेटिव हो गया ये। इसके बाद सेकेंड है कल्पना और व्यावहारिक समस्या समाधान को बढ़ावा देकर। तीसरा, केवल सही परिणाम प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करके। या चौथा, छात्रों को सख्त दिशा निर्देश और पूर्व निर्धारित डिजाइनों तक सीमित करके, तो ये भी नेगेटिव हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा, कल्पना और व्यावहारिक समस्या समाधान को बढ़ावा देकर। रचनात्मकता को बढ़ावा इस तरीके से दिया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण कक्षा में एक सामान्य समस्या समाधान प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन है समस्या की पहचान करना और समझना। दूसरा, समस्या को हल करने के लिए संभावित रणनीति खोजना। तीसरा, बिना बिना किसी चिंतन के परीक्षण और त्रुटि को प्रोत्साहित करना। चौथा, इसकी प्रभावशीलता निर्धारित करने के लिए समाधान का आकलन करना। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, क्योंकि बिना चिंतन किए हम किसी भी परीक्षण या फिर त्रुटि को हम प्रोत्साहित नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, है ना। ये क्या रहेगा, ये समस्या समाधान करने के हिस्सा में नहीं है, यानी कि समस्या समाधान करने की विधि में सबसे कम प्रभावी है। इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है रचनावादी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करता है। कारण आर दिया है, रचनावाद शिक्षक से छात्रों तक ज्ञान के संचरण पर जोर देता है। तो पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही, आर गलत है। ए सही है, आर ए गलत है, लेकिन आर सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण वाला। तो अभिकथन यहाँ दिया हुआ है, करके सीखना निष्क्रिय सुनने की तुलना में कम प्रभावी दृष्टिकोण है। कारण आर दिया है, अनुभवात्मक शिक्षण छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों में अवधारणाओं को लागू करने की अनुमति देता है, जो गहरी समझ और अवधारणा में मदद करता है। तो ए और आर दोनों सही है, इसको सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये सही स्पष्टीकरण नहीं है।
ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ए गलत है लेकिन आर जो है वो सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन यहाँ दिया हुआ है। छात्र अधिगम को बेहतर बनाने में संकलनात्मक आकलन की तुलना में संरचनात्मक मूल्यांकन अधिक प्रभावी है। कारण आर दिया है। संरचनात्मक मूल्यांकन निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करता है जो छात्रों को उनकी कमजोरियों की पहचान करने और अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उन पर काम करने में मदद करता है। पहला ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर जो है वो सही है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ये ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए दिया है। सहयोगात्मक शिक्षण छात्रों में समालोचनात्मक सोच और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देता है। कारण आर दिया है। सहयोगात्मक शिक्षण छात्रों को साथियों के साथ बातचीत करने, दृष्टिकोण साझा करने और समस्याओं को एक साथ हल करने की अनुमति देता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य अधिगम के रूप में आकलन को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक छात्र एक अधिगम का लॉग रखता है जहां वे इस बात पर विचार करते हैं कि उन्होंने क्या समझा, उन्हें किससे संघर्ष करना पड़ा और वे कैसे सुधार करने की योजना बनाते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम करने वाले शिक्षक। पहला ऑप्शन है पाठ्यचर्या में अनुकूलन बनाएं, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रह की जांच करें, या फिर चौथा विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो उपरोक्त में से कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ सही है? तो इस तरीके से आप उस कोट में ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चूज़ करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा ये, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक ने देखा कि उसका एक छात्र बहुत विचलित है और कक्षा के दौरान ध्यान केंद्रित करने में परेशानी महसूस करता है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वनियमन और समय प्रबंधन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट के लिए छात्र को एक टाइमर देना चाहिए। तो इस तरीके से छात्र को ध्यान केंद्रित करने में ये प्रभावी रणनीति हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया एक डेस स्थिति है जो शिक्षार्थी की डेस करने की क्षमता को प्रभावित करता है। भावनात्मक चित्र बनाना, तंत्रिका संबंधी ध्वनियों को प्रतीकों से जोड़ना, शारीरिक साथियों के साथ समाजीकरण, या फिर संवेदी या शरीर की गतिविधियों का समन्वय करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। डिसलेक्सिया जो है एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, यानी कि तंत्रिका संबंधी स्थिति है जो विद्यार्थियों की ध्वनियों को प्रतीकों से जोड़ना या लिंक साउंड विद सिंबल्स करने की ये क्षमता को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षति एक डेस स्थिति है जबकि अक्षमता एक डेस स्थिति है। जैविक कार्यात्मक, कार्यात्मक जैविक, क्रियात्मक शारीरिक, या फिर सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षति एक जैविक यानी कि बायोलॉजिकल स्थिति है जबकि अक्षमता जो है वो एक कार्यात्मक स्थिति है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने
सीटेट दिसंबर 2024 के लिए सीडीपी का मैराथन क्लास जो है वो पूरा कंप्लीट मैराथन क्लास जो है आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व कर लिए, जो कि आपके सीडीपी के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 30 नंबर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 30 नंबर जो है वो इस वीडियो से आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने इन सभी चीज़ों के बारे में आज बात कर लिए। सीडीपी का मैराथन क्लास जो है वो कंप्लीट कर लिए। यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने तक इसी तरीके का नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कंटेंट जो है वो आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जा करके आप इसे चेक करके देख सकते हैं सीटेट दिसंबर 2024 के लिए, जो कि आपको 14 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। जिसके लिए बहुत सारे वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड किया गया है, जिसको आप देख चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके चेक करके देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं।